और अमेरिका से तीसरी लड़ाई के लिए ईरान की तैयारी। ईरान है तैयार। इस बार टारगेट पर बाब अल मंदेब भी है, जिसको लेकर कई बार चेतावनी IRGC की तरफ से दी गई है। बाब अल मंदेब को जला देंगे, ईरान की तरफ से कहा गया है। पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकाबंदी है, जिसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है और अब बाब अल मंदेब को बंद करने की चेतावनी दी गई है। बाब अल मंदेब को जला देंगे, ये ईरान ने कहा है। पूरी तरह से बंद कर देंगे। हॉर्मूज में विध्वंसक कदम ईरान उठाएगा। ईरान अमेरिका तनाव पर एक और बड़ी खबर आई है। अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो तीसरी लड़ाई के लिए तैयार रहे, ये ईरान ने कहा है। इस बार नए हथियारों के साथ हमला करेंगे, ईरान की चेतावनी। इस बार नई रणनीति के साथ हमला होगा। 1 साल में तीसरी बार ईरान से युद्ध लड़ेगा अमेरिका। और इजरायल में जंग को लेकर अब अलर्ट जारी है। इजरायल डिफेंस फोर्स को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। किसी भी वक्त ईरान से शुरू हो सकती है जंग छिड़ने की आशंका की वजह से ही अलर्ट जारी। इजरायल के चैनल 12 के हवाले से खबर। एक बड़ी खबर, न्यू जर्सी से वॉशिंगटन वापस आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने वीकेंड के प्लान रद्द किए हैं। खुफिया अफसरों ने भी मेमोरियल डे के कार्यक्रम रद्द किए हैं और बड़े अफसरों की छुट्टियां तक रद्द की गई हैं। वॉशिंगटन से बड़ा फैसला होने के आसार हैं। जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन वापस लौटना हो, मेमोरियल डे पर बड़े अफसरों की छुट्टियां रद्द होना हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कई कार्यक्रम में ना जाने की खबरें मिलना हो, तो बड़े आसार मिल रहे हैं। एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इधर ईरान पर नए हमलों पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात हुई है। बातचीत के अटके होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप सैन्य कार्रवाई पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। एक्सक्यूज के हवाले से खबर। सहमति नहीं बन पा रही है किसी भी मुद्दे पर और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बातचीत हुई है। और जो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं उसमें से एक संकेत इस कदम से भी है, क्योंकि बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बेटे की शादी में नहीं शामिल हो रहे हैं। कल बेटे ट्रंप जूनियर की शादी है। ट्रंप ने कहा ईरान से जुड़े कुछ जरूरी काम है। और अब बात करते हैं MP के ट्विशा शर्मा केस की। ट्विशा शर्मा मौत मामले में अभियुक्त समर्थ सिंह को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस समर्थ के लिए 2 दिन की रिमांड मांग सकती है। देखिए, भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। ट्विशा की मौत मामले में अभियुक्त समर्थ सिंह को पुलिस लंच के बाद कोर्ट में पेश कर सकती है, जहां उसके लिए 2 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। इससे पहले गिरफ्त में आने के बाद समर्थ का एम्स में मेडिकल कराया गया था। समर्थ सिंह की रात पुलिस लॉकअप में गुजरी। जबलपुर से पकड़कर पुलिस भोपाल पहुंची और उसे कटार हिल्स थाने में रखा गया। बताया जा रहा है कि वो देर रात तक लॉकअप में करवटें बदलता रहा और तनाव में नजर आया। वहीं सुबह के समय वो काफी देर तक सोता रहा। पुलिस उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। करीब 10 दिनों से फरार चल रहे समर्थ सिंह ने जबलपुर जिला अदालत पहुंचकर सरेंडर की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा, जिसके बाद जबलपुर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। समर्थ सिंह भेष बदलकर कोर्ट पहुंचा था। उसने टोपी, मास्क और गमछे से अपना चेहरा ढका हुआ था ताकि मीडिया और लोगों की नजरों से बच सके। इस दौरान जिला अदालत में खूब हंगामा भी हुआ। समर्थ की मां और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पुलिस ने उनके घर पर हाई कोर्ट का नोटिस भेजा है। इससे पहले गिरिबाला ने वकीलों की टीम के साथ भी मुलाकात की। वासुदेव सर, क्या नोटिस देने आए थे? नोटिस में क्या था? नोटिस में क्या? नोटिस तो हाई कोर्ट का नोटिस था। क्या जो मंडे में उनको पेश होना है? मंडे में जो उनको नोटिस किस संदर्भ में था? किस बात का? वो मेरे वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे। गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में होगा। एम्स सूत्रों की माने तो डेड बॉडी को दिल्ली एम्स लाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल उसके शव को भोपाल एम्स में -4 डिग्री टेम्परेचर में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है। ये टीम अपनी रिपोर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता को सौंपेगी।
इस बीच समर्थ सिंह के घर की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें 2 रिंग दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ट्विशा का शव इन्हीं में से एक रिंग में लटका हुआ मिला था। समर्थ की शादी अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ट्विशा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर ट्विशा ने 12 मई 2026 की रात भोपाल में अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और नीट पेपर लीक केस में अभियुक्त शिवराज मोटेगांवकर का आलीशान लग्जरी निर्माणाधीन महल चर्चा का विषय बना हुआ है। 5000 स्क्वायर फीट में बन रहा ये बंगला एजेंसियों की जांच के दायरे में है। नीट पेपर लीक में सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है। पुणे में सीबीआई ने मनीषा हवलदार के घर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस मनीषा के 3 रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है। पुणे से गिरफ्तार मनीषा हवलदार सेठ हीरालाल सर्राफ महाविद्यालय में कार्यरत थीं और फिलहाल प्राचार्य पद की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। मनीषा हवलदार 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही उनका नाम देश भर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले में सामने आ गया है। वहीं लातूर के आरसीसी क्लासेस से जुड़े शिवराज मोटेगांवकर का लग्जरी बंगला भी मामले में एजेंसियों की जांच के दायरे में है। आरोप है कि यह बंगला नीट पेपर लीक की काली कमाई से बनाया जा रहा है। करीब 5000 स्क्वायर फीट में बना ये आलीशान बंगला किसी महल से कम नहीं दिखता है। बड़ा पार्किंग एरिया, राजस्थानी राजपुताना स्टाइल के कमरे और हर दीवार पर यूरोपियन डिजाइन वाला महंगा लकड़ी का इंटीरियर किया गया है। दीवारें ही नहीं बल्कि पूरे घर में इंपोर्टेड लकड़ी की फ्लोरिंग की गई है। 4 मंजिला इस बंगले में ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद बताई जा रही है। लातूर के पॉश और वीआईपी इलाके में बना ये बंगला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति शिवराज मोटेगांवकर ने कैसे बनाई। मामले में जिला प्रशासन ने मोटेगांवकर के अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। मोटेगांवकर को नोटिस जारी कर निर्माण परमिट और इससे संबंधित दस्तावेज तुरंत जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच एजेंसियां अब आर्थिक लेन देन और संपत्तियों के नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन लातूर में अब चर्चा सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि उस कथित काले साम्राज्य की भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ते हुए अब बात गर्मी के कहर की, गर्मी के टॉर्चर की। गर्मी और लू ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों को घरों में भी राहत नहीं मिल पा रही है क्योंकि बिजली कटने का संकट जो बन गया है। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच बिजली कटौती को लेकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है कि वो सड़क पर आकर जाम लगा रहे हैं। आपको यूपी में पावर कट के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की, अलग अलग स्थानों की। कानपुर, उन्नाव, अलीगढ़, लखनऊ, कन्नौज, सरधना, जौनपुर, कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, एक जैसे हालात जहां लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। भीषण गर्मी की वजह से आधे देश के लोग परेशान हैं। वहीं कई राज्यों में बिजली न आने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में बिजली की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बरेली में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी है। दिन रात बिजली आने जाने का कोई समय तय नहीं है। शांति विहार इलाके में भीषण गर्मी और 2 दिनों से बिजली सप्लाई ठप होने से लोगों का गुस्सा फूटा। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ना लाइट नहीं आई है और 12 घंटे के आसपास हो गए होंगे, उससे ज्यादा हो गए। भैया 2 दिन हो गए लाइट नहीं आई, ना रात में ना दिन में, और फिर भी ट्रांसफार्मर लगा नहीं रहे हैं। आके बड़ी मुश्किल से जाम लगाने के बाद ट्रांसफार्मर लगाया है। रात से ही लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, ना किसी घर पानी है ना लाइट है, बहुत समस्याएं थी। फोन ये लोग आए यहाँ, इन लोगों ने बताया लेकिन कोई कुछ सुन नहीं रहा था। रायबरेली में बिजली सप्लाई के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। जिले के लालगंज इलाके में बिजली कटौती के विरोध में हंगामा किया गया और बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग की गई।
राजधानी लखनऊ का हाल सबसे बुरा है। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। कई घंटों की बिजली कटौती से नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 36 घंटे से बिजली न आने पर लोग बुद्धेश्वर चौराहे पर सड़कों पर उतर आए। लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। फैजुल्लागंज और इंदिरा नगर सेक्टर 25 पावर हाउस पर भी रात में कई घंटे हंगामा हुआ। एक हफ्ते से बार 15-15 मिनट में लाइट फ्लिकर हो रही है, थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है। अब आदमी आए यहाँ पे पूरी रात अपनी बिताए तब ये लोग मानेंगे। इकट्ठा क्यों ये लाइट की बराबरी ये दे नहीं रहे ना। लाइट आए दिन इनकी लाइट की किल्लत रहती है। लखनऊ के ही पीजीआई इलाके में उतरठिया अंडरपास पर रायबरेली रोड को जाम करने वाले 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। राजनीतिक बयानबाजी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे महाविद्युत आपदा करार दिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से यूपी में असहनीय बिजली संकट चल रहा है। इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों या लाइनमैन पर जनता गुस्सा न निकाले। बिजली विभाग में हजारों कर्मचारियों की छटनी के बाद वो पहले से ही बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। बीजेपी और उसके साथियों का बिजली की शिकायत करने वालों को धमकाना निंदनीय है। शिकायतकर्ता पर एफआईआर तक हो रही है। अस्पताल तक बिजली के बिना परेशान है। जनरेटर महंगे डीजल की वजह से नहीं चल पा रहे हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सोशल मीडिया के जरिए ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली की मांग की तुलना में मौजूदा समय में बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा है। 19 पॉइंट्स में जवाब दिया गया और कहा गया कि पहले खुद देखो फिर आईना दिखाओ। यूपी के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ा बिजली संकट सामने आया है। सेक्टर 72 के बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर अचानक जल जाने से शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण एक साथ 7 बिजली घर बंद हो गए। बिजली संकट का असर रैपिड मेट्रो गुरुग्राम पर भी पड़ा। पिछले करीब 1 घंटे से रैपिड मेट्रो सेवा बाधित रही। इसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देश के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस बीच कश्मीर पहुंचे सैलानी गर्मी से राहत मिलने से खुश हैं। भले ही कश्मीर का पारा 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पहुंचे सैलानियों को यहां आकर सुकून मिल रहा है। ज्यादातर सैलानी कश्मीर, यूपी, ओडिशा से घूमने के लिए कश्मीर पहुंचे हैं और यहां इन दिनों 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बना हुआ है। ऐसे में कश्मीर का 30 डिग्री पारा भी लोगों को परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि सैलानियों को सुकून पहुंचा रहा है। पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का कहर जारी है, लेकिन बता दें आपको कि एक सप्ताह के भीतर जो है बीते 3 दिनों में जो बारिशें रुक कर जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों पर जो बर्फबारी हल्की देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं मौसम कश्मीर का सुहाना होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये यहाँ के ही जम्मू कश्मीर के ही कुछ लोग हैं, लेकिन जम्मू में रहते हैं और उधमपुर में रहते हैं। आप ये बताइए मैम, वहाँ पे गर्मी का क्या हाल है अभी? बहुत गर्मी है भैया, उधर इतनी गर्मी है कुछ कहने की बात ही नहीं है। हमें गर्मी देख के हम इधर श्रीनगर ठंडक लेने आए हैं। यहाँ पे कितना अंतर लग रहा है मौसम? इधर तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। वहाँ इतनी अच्छी जन्नत लग रही है। हम बोलते हैं हम कभी जाए नहीं उधमपुर में, हम श्रीनगर में ही रहे। जम्मू कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जम्मू का टेम्परेचर होता है वो दिल्ली का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से होता है। तो आप क्या लग रहा है अभी कश्मीर के मौसम के हिसाब से? यहाँ पे काफ़ी सर्दी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को आके। हम लोग स्पेशली यहीं पे आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। सुनने में आया था, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, और मैं उधमपुर में रहती हूँ, आर्य समाज गली में। काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे। जम्मू में तो बहुत गर्मी है, उधमपुर में तो थोड़ी नॉर्मल है, पर यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। तो कहाँ से आया सर? ओडिशा से आया है। कितना टेम्परेचर है वहाँ पे अभी उड़ीसा में? ओडिशा में 45-42 ऐसा है। तो अभी कश्मीर में कैसा टेम्परेचर है? तो अच्छा है। तो भाई तो 2% का बहुत लो है। इसमें खरा या शीत हमको पहचाना नहीं। अभी आता है, मौसम आ जाते हैं, ठंडा लगता है, और विटामिन डी जो पाते हैं सूर्य से, वही टाइम है हमारा। बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके, बहुत घूमा, बहुत सुंदर लगा। और अब बात राजस्थान की। जालौर में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। युवक को
सरियों से जमकर पीटा गया है। स्कॉर्पियो से 4 बार टक्कर मारने की भी कोशिश की गई है। 15 से 20 लोग 4 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। भीनमाल इलाके में कृष्ण कुमार पर हमला किया गया। हमले में कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये देखिए तस्वीरें। जालौर में युवक पर जानलेवा हमला किया गया, कैसे मारपीट की गई है। स्कॉर्पियो से ये 4 शख्स आए और 4 बार टक्कर तक मारी गई है। हालांकि अगर तस्वीरों को देखेंगे तो कई लोग इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। करीब 15 से 20 लोग हैं जो अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे थे। भीनमाल इलाके में कृष्ण कुमार नाम के इस शख्स पर हमला किया गया। ये देखिए कैसे गाड़ी से बार बार टक्कर मारी जा रही है। ये सफेद स्कॉर्पियो आप तस्वीर में देख सकते हैं। पहली बार टक्कर मारी, फिर दूसरी बार टक्कर मारी और इसी तरीके से गाड़ी को रिवर्स बैक कर बार बार टक्कर मारी गई। एकदम अचानक आके हमला हुआ है। मेरे खुद को मालूम नहीं कि क्या मैटर था क्या नहीं था। अचानक आके हमारे साथ हमला हुआ है। कितनी गाड़ियों में आई थी? 2-3 गाड़ी थी और हमारे साथ कम से कम 15-20 जने आके साथ में हमला किया है हमारे साथ। क्या था उनके पास? उनके पास सब हथियार थे। ये तो हमारे ऊपर पूरा गाड़ी घुमाया है और उनके पास हथियार भी थे। पूरे कैंपर में आए थे, उनके साथ पूरे हथियार थे। इधर हैदराबाद में वकील को एसयूवी ने टक्कर मारी। कार को गेट खोलने के दौरान टक्कर मार दी गई। कार का गेट खोलते वक्त टक्कर के बाद ख्वाजा मोइजुद्दीन की मौत की खबर है। परिवार को शक, प्लानिंग के तहत यह हत्या की गई है। दरअसल पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। टक्कर मारी गई थी जिसकी वजह से मौत हो गई। हैदराबाद में इस वकील को एसयूवी ने टक्कर मारी। कुछ तस्वीर सामने आई, ये देखिए तस्वीर। कार का गेट खोल रहा था शख्स और गेट खोलने के दौरान ही टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद ख्वाजा की मौत हो गई। ख्वाजा मोइजुद्दीन की मौत की खबर। परिवार को शक है कि यह प्लानिंग के तहत किया गया है। यह महज हादसा नहीं है, यह हत्या है। अब पुलिस आरोपों के बाद हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। कैसे शख्स अपनी गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आई एसयूवी टक्कर मार देती है। इधर राजस्थान के अजमेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बोलेरो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी है। टक्कर में एक शख्स की मौत, दूसरा घायल बताया जा रहा है। गलत दिशा से आ रहे बोलेरो सवार ने टक्कर मार दी। राजस्थान के अजमेर का मामला। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर देखिए। 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर गिर गया। ये देखिए तस्वीर। ग्रेटर नोएडा में 15 साल के लड़के का शव मिला है। ग्रेटर नोएडा के रोही गांव में शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शक के आधार पर कुछ लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के रोही गांव का मामला। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है।